जब पुकारना हो उसे मेरा नाम भूल जाता है, जब पुकारना हो उसे मेरा नाम भूल जाता है, उसे इश्क तो आता है मगर करना भूल जाता है, और उससे कहो कि यूं मुस्कुरा कर ना देखे मुझे, ये दिल पागल है धड़कना भूल जाता है। जय हिंद दोस्तों, मैं अंबालाल चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार में, जो कि अब दिन ब दिन बहुत 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 बड़ा होता जा रहा है। हम लोग 11,000 प्लस पहुंच चुके हैं। ये सब आप लोगों की दुआएं, आपका प्रेम और आशीर्वाद है। इसे यही यूं ही साथ बनाए रखना। हम लोग भी जी जान से आपके लिए लगे हुए हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस पेपर की। पेपर नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। आप इसे केवल पेपर ना मानिएगा, आप ये मान के चलिए कि सारे जो क्वेश्चंस हैं, सारे टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, वो सब एक पेपर में संग्रहित हैं। और ये क्वेश्चन चाहे भले इजी हो चाहे टफ हो, लेकिन मैं आपको वैसे तरीके बताता हूं कि अगर आपके सामने टफ क्वेश्चन आ जाए उसको भी आप इजीली कर पाए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन हमारा ये था कि x/2 माइनस x/3 ये है, तो x इसके बराबर में 4 दिया हुआ है इक्वल टू 4। तो आपको ये बताना था कि x की वैल्यू कितनी होगी। अब इस सवाल को करने के हमारे पास दो तरीके हैं। देखो क्या क्या है। पहला तरीका हमारा ये कहता है कि साहब आप इसका एलसीएम लीजिए, जो आएगा 6, तो ये 2 तिया 6, तो ये आ जाएगा 3x, ये आ जाएगा 3 दूने 6 तो 2x, और बराबर 4। तो यहां से बचेगा x और ये 6 उधर चला जाएगा तो 24। ठीक है, ये हमारा इस सवाल को करने का तरीका था। ठीक है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है। अगर आप इस कैलकुलेशन को ऐसे एलसीएम नहीं लेना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं। इस केस में आप ये कर सकते हैं कि x/3 बराबर 4 है। ऐसा कोई भी केस आवे, ऐसी कोई भी संख्या आ जाए, आप इसको इससे गुणा कीजिए, इसको इससे गुणा कीजिए। इसको इससे गुणा करोगे तो 3x, इसको इससे गुणा करोगे तो 2x, और बटे में इन दोनों का मल्टीपल 6 बराबर 4 हो जाएगा। तो भाई यहां से वही वापस x बराबर 24 आ जाएगा आपका। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, आपकी 24 आ गई। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ऋणात्मक पूर्णांक का वर्ग क्या होगा, हमेशा क्या होगा। तो देखो, ऋणात्मक से मतलब है जैसे -2 हो गया, -3, -5, -7, इस तरीके की जो संख्याएं हैं, अगर इनका वर्ग कर दिया जाए तो इसका वर्ग हमेशा क्या होगा। देखो, जैसे वर्ग का मतलब होता है -2 को मुझे -2 से गुणा करना है, और आपको अच्छे से पता होगा कि जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो ये प्लस हो जाता है और ये 2 दूने 4 हो जाता है। ठीक है, यानी ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ऐसे ही आप अगर -3 का होल स्क्वायर करो, जब भी ये पावर सम हो, ये माइनस हमेशा प्लस में चेंज हो जाता है। ठीक है, यानी कि ये हमेशा धनात्मक होगा। धनात्मक बोले तो पॉजिटिव होगा। यानी अगर किसी नेगेटिव इंटीजर का, नेगेटिव किसी पूर्णांक का आप अगर वर्ग करते हो तो वो हमेशा हमेशा क्या होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एक त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखो, आपको पता होना चाहिए, कोई भी त्रिभुज हो, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना है तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का, त्रिभुज के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। इंग्लिश में बोले तो 1/2 बेस इंटू इसकी हाइट। ठीक है, तो भाई यहां जो आधार दिया हुआ है उसकी जगह आधार रख दीजिए, जो ऊंचाई है उसकी जगह ऊंचाई रख दीजिए। जैसे देखो, 1/2 आधार आपको दे रखा है 5 और ऊंचाई दे रखी है 8, 2 से काट लीजिए 4 बार, तो ये हो गया 5 और 20। यानी इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 20 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का एरिया आपको दे रखा है 154 और आपसे पूछिए इसकी त्रिज्या कितनी होगी। देखो, इसके लिए मैंने वैसे आपको टेक्निक भी बताई है कि इसको अगर आप याद कर लें तो सबसे बेहतर होगा। अगर याद नहीं भी किया है तो देखो क्या तरीका होगा इसका। वृत्त का क्षेत्रफल, किसी सर्किल का जो एरिया होता है वो होता है πr², और एरिया आपको 154 दे रखा है। पाई बोले तो 22/7, रेडियस का स्क्वायर आपसे पूछा गया है। 11 से काट लेते हैं, 11 दूने 22, 11 एकम 11, 11 चौक 44, 2 सत्ते 14, तो इधर आ जाएगा 7 तो ये वाला और 7 ये,
सातों सातों 49 रेडियस का स्क्वायर। अगर मैं दोनों साइड इसका रूट कर दूं तो रेडियस कितनी आ जाएगी 7। आप हमेशा ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, जब भी एरिया 154 हो आप हमेशा रेडियस कितने मान लीजिए, या कितनी आएगी, रेडियस हमेशा 7 ही आएगी। ये बात आप ध्यान रखिएगा हमेशा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल क्या होगा। देखो 42 सेंटीमीटर पूरा व्यास है। अगर व्यास पूरा 42 सेंटीमीटर है तो भी त्रिज्या यहां से कितनी हो जाएगी 21 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों ही बताने हैं। तो भी देखो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि पैरामीटर ये होता है 2 पाई आर। तो भाई 2 गुणा पाई की वैल्यू 22/7 होती है। रेडियस आपको 21 मिल गई, 7 या 21, 3 दूने 6, 6 दूने 12 की 2 हासिल 1, 6 दूने 12 और 1 13, 132 जिस ऑप्शन में आएगा वो मेरा आंसर होगा, यानी कि ये नहीं हो सकता। 2 ऑप्शन अभी भी बचे हुए हैं और देख लेते हैं। अब आपसे कहा गया है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 और ये 21 इंटू 21, काटापीटी कर लीजिए, 7 या 21, 21 दिया 63, 63 गुणा 22 करना है आपको, ठीक है। तो 63 दूने 120, 126, 126 गुणा 11, 6, 6 2 8, 2 1 3, 1386 यानी इसकी परिधि आएगी 132 और जो एरिया आएगा वो आएगा 1386 ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में और ये आएगी सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा 132 1386, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बार आप खुद भी दिमाग लगा सकते हैं, इस पर चेक कीजिए। क्वेश्चन हमारा ये था कि भाई एबीसी तीनों किसी काम को 10 दिन में, ए और सी उसे 15 दिन में और बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपसे पूछा गया था। देखो इसका अपना एक ही फंडा है कि भाई ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों मिलकर करें तो काम हो जाएगा 10 दिन में। ए और सी अगर दोनों मिलकर करें तो काम हो जाएगा 15 दिन में। आपसे पूछा अकेला बी कितने दिन में करेगा, तो भाई अकेले बी काम को कितने दिन में करे, इसके लिए पहले ये तो पता हो कि एक दिन में कितना काम करता है। तो अगर हमें इन तीनों की स्पीड पता लग जाए और इसमें से अगर इन दोनों की घटा दें, टाइम एंड वर्क पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा रखा है, आप उसमें जाके देख लीजिएगा, एक एक क्वेश्चन आपको डिटेल में मिलेगा। तो यहां से हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने का सबसे बढ़िया तरीका है कि जो सबसे बड़ी संख्या है उसका पहाड़ा बोलिए आप, और इतनी बार बोलिए कि छोटी संख्या का भाग भी चला जाए। तो 15 दूने 30। तो यहां से अगर मैं इसकी स्पीड की बात करूं तो देखो ये आगे 10 या 30, 15 दूने 30। अब एक बात बताओ, अगर ये 3 जने हैं, तीनों के पास मिलाकर 3 रुपए हैं एबीसी के पास, और अगर मैं ये कह दूं कि बी और सी, अगर मैं ये कह दूं कि यहां से ये 2 बंदे इधर रहते हैं बी और सी और इन दोनों के पास मिलाकर 2 रुपए हैं, तो भाई जो ये एक बंदा बच गया ए, एक बात बताओ, इस पूरे 3 में से 2 तो ये ले गए, तो इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी क्या, यानी कि बी की स्पीड आ गई 1 और 1 की स्पीड से इसको हम लोग मानते हैं टोटल वर्क, यानी टोटल जो काम हुआ है वो। अगर 30 काम करना है इसको और 1 की स्पीड से करना है तो ये बंदा तो 30 दिन में करेगा और 30 ही इसका सही आंसर होगा। यानी कि आपने सिर्फ एक फॉर्मेट में जमाया है और फॉर्मेट में जमाने से आपका आंसर आ गया है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। कमरे की चौड़ाई दे रखी है 6 मीटर, लंबाई दे रखी है 10 मीटर, ऊंचाई दे रखी है 5 मीटर और दीवारों पर 10 रुपए मीटर स्क्वायर की दर से पेंट कराना है। तो आपको कुल खर्चा इसका बताना था। देखो जो भी एक कमरा होता है उसकी चारों दीवारों पर अगर आपको पेंट करवाना है, अंदर अंदर पेंट होता है, छत को छोड़ दें और नीचे वाले पोर्शन को छोड़ दें। अगर इसका आपको फॉर्मूला ध्यान है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर फॉर्मूला नहीं पता होता तो हम करते क्या, आप ये देखो कि ये एक आयत है, ठीक है, यानी कि ये एक आयत है। अगर इसके कमरे की
कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर बताना हो, चारों दीवारों का अगर एरिया आपको बताना हो, तो आप क्या करेंगे? जो उसके आयतन है, एक तो परिमाप है, वो आ जाएगा। तो भाई आयत का परिमाप क्या होता है? 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो एक तो यह आ जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी। लेकिन आप देखो कि जिस कमरे में आप रह रहे हो उसमें देखो इसका परिमाप अगर मैं चारों तरफ का देखूं तो ये 2l प्लस बी हो गया, लेकिन हाइट भी तो होगी कुछ की कुछ। तो जितनी हाइट तक ये है उतनी हाइट तक हम इसको ले लेंगे, तो हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई यहां से 2, लंबाई आपको कितनी दे रखी है? 10, चौड़ाई दे रखी है 6, हाइट दे रखी थी आपको 5, तो 10 और 6 16, 16 दूने 32 और 32 पंजे 160, 160 वर्ग मीटर। ये इसका टोटल क्षेत्रफल आ गया जिसपे आपको पेंट करवाना है। और ये कह रहा था 1 मीटर का खर्चा 10 रुपए है, तो भाई टोटल खर्चा जो आएगा, टोटल वे जो आएगा वो आ जाएगा 160 और इसको गुणा कर दीजिए 10 से, यानी कि 1600 रुपए, 1600 रुपए टोटल खर्चा आएगा इसको पेंट करवाने का। ये हमारा इस क्वेश्चन को करने का तरीका था। आगे से कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके का तो आप कर सकते हो उसको, ठीक है। और अगर आपको ठीक ठीक लगे ना ये वीडियोस कि हाँ साहब जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है, तो आप लोग इसको लाइक भी किया करें, इसको शेयर भी करें दोस्तों के साथ, और अगर ठीक और थोड़ा ठीक लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। और बाकी दोस्तों के साथ आपको शेयर करना है इसको। अगला क्वेश्चन 9 की पावर 2 और 9 की पावर 2। वैसे ये 9 की पावर 4 और 9 की पावर 4 था, लेकिन कोई बात नहीं, अगर ये ऐसा आ गया तो हम इसके हिसाब से इसका आंसर दे देते हैं। 9 की पावर 2, 9 की पावर 2। देखो जब भी कोई संख्या इस तरीके से होती है कि a की पावर b आपको दिया हुआ है, तो इसको तो बोलते हैं घात, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। और अगर आधार समान हो तो घातांक आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए a की पावर 2 है और a की पावर 3 है, ये भी आधार है, ये भी आधार है। अगर आधार सेम सेम हो गए तो फिर इन घातांकों को हम लोग जोड़ देते हैं। सेम केस यहां होगा, 9 की पावर 2, 9 की पावर 2। तो भाई इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते थे 9 की पावर 2 प्लस 2, यानी कि 9 की पावर 4, जो कि किसी ऑप्शन में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब इसका आंसर इसमें होगा ही नहीं, इसका आंसर और भी हो सकता है। क्या हो सकता है? इसको मैं 3 की पावर 2 लिख लूं और फिर उसका होल स्क्वायर लिख दूं। ऐसे ही इसको भी मैं 3 की पावर 2 लिख लूं और इसका होल स्क्वायर लिख दूं, बराबर। देखो ये 3 की पावर 2 इंटू 2, ये 3 की पावर 4 हो जाएगा। ऐसे इसको भी देखूं तो 3 की पावर 4 हो जाएगा। तो भाई यहां से आधार तो हो गया समान और घातांक हो गई है, तो 3 की पावर 8 इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आपके लिए बेनिफिशियरी है। जो अग्निवीर है उसके लिए तो रामबाण है ये, ठीक है ना, उनके लिए तो ब्रह्मास्त्र है ये। आगे चलते हैं। 140 का 30%, 840 का x% है, तो x की वैल्यू आपको बतानी थी। कैसे करते हैं ऐसे सवालों को? 140 का मतलब गुणा 30% मतलब बटे में 100 बराबर 840 x मतलब ये आ गया बटे में 100 आ गया। अब देखो जो चीज बटे में हो वो तो आपस में कट जाएगी, इससे तो ये कट गया। और देखो 0 से 0 कट गया, 14 एकम 14, 14 पंजे 70, 14 छंग 84, ठीक है। 6 एकम 6 और 6 पंजे 30। तो इसका आंसर आ जाएगा आपके पास ये। अगर आप ऐसे नहीं करते हो, आपको लगता है कि सर ये थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल है, तो आप क्या करते हैं, आप जो चीज पता करनी है उसको तो एक साइड रख लो और बाकी सब चीजों को एक साइड ले जाओ। जैसे 140 गुणा 30 बटा 100 बराबर 840 बटा 100 इंटू एक्स। एक्स पता करना है, इसको एक साइड रख लो और बाकी सब चीजों को इधर ले जाओ आप। 140 इंटू 30 बटे में 100। देखो ये 100 जो भाग में था इधर आके गुणा में हो जाएगा, और ये जो 840 ऊपर था ये 840 नीचे की साइड आ जाएगा और बराबर x हो जाएगा। आप काटा पीटी करो, 00 से 00, 0 से 0, 14 छंग 84 और 6 पंजे 30। कैसे भी कर लीजिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर गणित में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सी फास्ट होगी तो आपका काम थोड़ा जल्दी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो इसका सही आंसर आ जाएगा यहां से 5। आगे चलिए। 3x माइनस 1 बराबर 20, तो x माइनस 1 की वैल्यू क्या होगी? बड़ा आसान सवाल है, बराबर 20। तो भाई यहां से 3x, ये -1 है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, 20 + 1,
तो 3x बराबर 21, तो x बराबर आ जाएगा 7। लेकिन आप ध्यान रखना इसका पहला ऑप्शन 7 है, लेकिन 7 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर कई बार यही गड़बड़ करता है और आप लोग उसके झांसे में आ जाते हो। अरे भाई एक बात बताओ, अगर x बराबर 7 है लेकिन इसने जो पूछा है वो x-1 पूछा है, इसे सिली मिस्टेक कहते हैं एग्जाम में। तो ये आ जाएगा आपका यहां से 7 में से 1 घटाओगे तो इसका सही आंसर होगा 6। ठीक है, आगे चलिए। ये बताओ, बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसका आंसर क्या होना चाहिए? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए ना, ये सही अवरोही क्रम में पूछा है इसमें। अब देखो, दो प्रकार के क्रम होते हैं, एक तो होता है आरोही और एक होता है अवरोही। डिक्रीजिंग ऑर्डर और इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी एक बढ़ता हुआ क्रम, एक घटता हुआ क्रम। अब इन दोनों में फर्क कैसे समझे वो देखिए आप। इसमें अगर मैं अक्षर देखूं तो 3 है, इसमें अक्षर देखूं तो 4 है, यानी कि बड़ा कौन सा है? तो बड़ा साहब ये है। तो अगर अवरोही पूछे तो शुरुआत बड़े से करनी है फिर छोटे में चलना है, और अगर आरोही पूछे तो शुरुआत छोटे से करनी है फिर बड़े में चलना है। सिंपल सी कहानी है, दोनों में से कोई एक याद रख लीजिए, इसके बाद कभी दिक्कत होनी नहीं है इसमें। अब ऐसे सवालों को कैसे करते हैं देखो आप। इसका एक तो तरीका यह है कि जैसे ये 3/8 है, 5/11 है, 7/15 है और 9/19 है। आप सबके आगे 0 लगा लीजिए, क्योंकि 0 लगाने से सबको किसी एक ही संख्या से गुणा करने से जो बड़ा है वो बड़ा ही रहेगा, जो छोटा है वो छोटा ही रहेगा। सिंपल सी कहानी है। तो क्या करें, 8 तिया 24, 11 चौक 44, 15 5 75, तो 15 चौक 60, 15 6 90 और 11 चौक 44, 6 बच गया था यहाँ, तो 11 5 55। ऐसे ही यहां 19 5 95, तो 19 चौक 76, ठीक है, और 14 बच गया 140, 9 नंबर 81, 19 सत्ते तो 4.7 आएगा। यानी सबसे बड़ा होना चाहिए था 9/19, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है, यानी कि मेरा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अब एक तरीका तो ये था इसका, लेकिन आप इस तरीके से मत करो। आप कैसे करो, हमेशा ध्यान रखो, जैसे इससे बताता हूं आपको, जैसे 5/11 और 3/8, आपको ये बताना है कि इनमें बड़ा कौन सा है, आपको 0 भी नहीं लगाना। बड़ा शानदार तरीका बता रहा हूं आपको। तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को गुणा करो और इन दोनों को गुणा करो। ये 11 तिया 33 और ये 8 पंजे 40। जो बड़ा है वो बड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा। सिंपल सी कहानी है। आप चाहे इन दोनों में देख लो चेक करके। अगर आप इन दोनों में चेक करके देखना चाहते हो तो देखो, इनमें भी बता देता हूं मैं आपको। जैसे 7/15 और 9/19, ठीक है, 15 नाम का 135 और 19 छंग 114, 19 सत्ते 133, ठीक है। अब यहां से देखो आप, बड़ा कौन सा हुआ, तो बड़ा हो गया ये वाला। अब ये बात मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको डायरेक्ट यही चेक करके देख लेना है। जैसे 11 तिया 33, 8 पंजे 40, भाई छोटा है बड़ा आ गया, जबकि इसने तो अवरोही क्रम पूछा था, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। 19 30 57, 9 8 72, छोटे से बड़ा थोड़ी जाना है, हमें तो बड़े से छोटा जाना था। आगे चलते हैं। 15 5 75 और 11 7 77। ये देखो, ये भी छोटा है ये भी बड़ा है, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा। तो इनमें से कोई नहीं, मेरा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन था 12 12 4 बार जोड़ना है, ब्रैकेट आ गया। अपने बोर्ड मास देखा होगा, बोर्ड मास ये कहता है कि सबसे पहले आप ब्रैकेट सोल्व कीजिए, फिर ऑफ सोल्व कीजिए यानी का, फिर डिवाइड करना है आपको, फिर मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐड करना है और फिर लास्ट में बाकी करनी है। तो यहां क्या करें, 12 12 12 और 12, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, तो 48 तो ये आ गया। ब्रैकेट का काम खत्म, गुणा 12 बराबर ये और इसके गुणा में 48। एक बात बताओ, इस 48 से तो ये 48 कट जाना है सीधा सीधा ही, तो ये 12 12 144, यही इस सवाल का सही आंसर था, 144। आगे चलते हैं।
अगला देखो, ये एक अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। 6, 3, x और 4। देखो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जब भी ये संख्या समानुपात में हो, इसका मतलब ये है कि इन दोनों का मल्टीपल इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा, यानी कि 3 इंटू एक्स बराबर होगा 6 गुणा 4 के। तो भाई x बराबर 6 चौक ये तो हो जाएगा 24, और इसमें भाग दे लेंगे 3 का, 3 8 24। इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा 8। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। ये बढ़िया सवाल है, थोड़ा सा सवाल मैं पढ़ देता हूं। x और y का महत्तम समापवर्त्य यानी कि HCF और LCM क्रमशः 3 और 105 दिया हुआ है, और x प्लस वाई 36 दिया हुआ है। आपसे पूछा है 1/x और 1/y का मूल्य क्या होगा, यानी इन दोनों का योग क्या होगा, यह आपसे पूछा गया था। क्या करें, देखो आपको यह बात पता होगी, नहीं पता है तो आज के बाद ध्यान रखिएगा। दो संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यह बात हमेशा ध्यान रखिएगा। यानी कि यहां पहली संख्या x थी, दूसरी संख्या y थी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो यह आ जाएगा 3 गुणा 105। ठीक है, यानी एक्स वाई बराबर आ जाएगा आपका 3 इंटू 105। मैं गुणा नहीं कर रहा हूं क्योंकि आगे जाके ये कटेंगे। और x प्लस वाई आपको दे रखा है 36। अब आपसे पूछा था 1/x और 1/y, इनका योग पूछा है इस। ठीक है, जब दोनों को मैं एलसीएम ले लूं एक्स वाई को, तो भाई ऊपर आ जाएगा y, इधर आ जाएगा x। ठीक है, तो x प्लस वाई बटा एक्स वाई आ गया। अब आप देखो x प्लस वाई की वैल्यू आपको 36 दी हुई है, यानी कि यहां इसकी वैल्यू मैं 36 रख देता हूं, और एक्स वाई दे रखा है आपको 3 इंटू 105। काटापीटी कर लेते हैं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूने 6, फिर 3 से काट लें इसको, 3 चौक 12, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, यानी कि 4/35 ये इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है आपको, वेरी गुड। आगे चलते हैं। यदि एक मशीन 420 बोतल 3 घंटे में भरती है, अब तो ये सवाल तो आप इजीली कर सकते हो कि भाई 420 बोतल को भरने में 3 घंटे लग रहे हैं, तो 1 घंटे में ये कितनी बोतल भरेगी? तो भाई 3 एकम 3, 3 चौक 12 और 0, यानी 140 बोतल भरेगी ये 1 घंटे में। अब बताओ 5 घंटे में कितनी भरेगी? तो भाई सीधी सी गणित है, अगर आपको 5 घंटे में चाहिए तो भाई 140 को गुणा कर दीजिए 5, 14 पंजे 70, यानी कि 700 बोतलें ये 5 घंटे में भर देगी। खत्म कहानी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा सही है, यह आपसे पूछा था। तो भाई देखो इनमें क्या कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या? 3 तिया 9, 9 ती 27, 3 3 से गुणा कर दिया, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 9 ती 27, 27 तिया 81। लेकिन इसमें अगर आप देखो तो ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा है, और ये इसमें अलग हो जाएगा। बस ये सिंपल सी कहानी पूछी थी आपसे। अगला देखो, रिक्त स्थान पर क्या आएगा? तो भाई ऐसे केसेस में आप इनका गैप ले लिया करो एक बार। जैसे इन दोनों के बीच में 1 का गैप, 19 और 3 22। ऐसे यहां देखें तो 34 और 43, तो भाई 6 और 3 9 का गैप हो गया, और ये 43 और 54 7 और 4 11 का गैप हो गया। यानी यहां से मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये विषम संख्या है, 1 3 5 7 9 इस तरीके से आने चाहिए। तो भाई अगर 3 का आ गया तो अब की बार 5 का गैप आना चाहिए था, तो 22 और 5 27, और आप देख लो चाहे 27 और 7 में 34 में 7 का गैप है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 27। आगे चलते हैं। मार्च महीने से संबंधित है तो सोमवार किससे संबंधित है? भाई मार्च जो है वो एक तरीके से महीना है। ठीक है, 12 महीने जो होते हैं उसमें से एक महीना मार्च भी होता है, तो सोमवार जो होता है ये एक तरीके से दिन है। ठीक है, कि आज दिन कौन सा है? जैसे आपसे कहे महीना कौन सा है तो आप बताओगे मार्च, आपसे कहे दिन कौन सा है तो सोमवार है। तो इस तरीके से ये क्या है? ये एक दिन है। ये आसान सा सवाल था रीजनिंग का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अलग कौन है? बड़ा भारी सवाल है। नरेंद्र मोदी अपने आप में अलग है, राहुल गांधी ये भी अपने आप में अलग है, अरविंद केजरीवाल ये भी अपने आप में अलग है, रणबीर कपूर ये भी अपने आप में अलग है।
तो भाई इनमें से किसी तीन का किसी ना किसी एक तरीके से कोई कॉम्बिनेशन बैठता होगा, एक इनमें से अलग है, वो आपको बताना था। तो भाई ये भी राजनेता है, ये भी राजनेता है और ये भी राजनेता है, लेकिन ये क्या है, ये एक अभिनेता है, ये एक एक्टर है, रणबीर कपूर। ठीक है, आगे चलते हैं। राम एक फोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, ये राम है और ये एक फोटो है। इसकी तरफ इशारा करते हुए इसने कहा कि वो यानी कौन, ये जो है, ये फोटो है, पी लिख देते हैं इसको, वो मेरे भाई यानी ये राम, ये इसका भाई, मेरे भाई के पिता यानी कि ये हो गए कि इकलौती पुत्री मेरे भाई के पिता की इकलौती पुत्री, यानी कि ये हो गई इकलौती पुत्री का बेटा है, यानी कि ये हो गया बेटा। ठीक है, तो ये है वो फोटो वाला। अब आपसे पूछा था कि राम के साथ उस फोटो के शख्स से क्या संबंध होगा, राम के साथ यानी राम क्या लगता होगा। अब एक बात बताओ, अगर बेटी अकेली है तो इसका मतलब ये भी कोई बेटा ही होगा, ये भी तो बेटा ही होगा। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती थी, दूसरी कंडीशन ये हो सकती थी कि भाई राम ही इसकी बेटी हो और इसका अगर ये बेटा है तो इसके लिए तो ये मां का संबंध होना चाहिए था, लेकिन मां आपको कहीं भी ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। तो फिर आपको राम को ये आदमी हो गया और भाई ये मम्मी है, मम्मी का भाई क्या होता है, तो वो होता है मामा जी। तो ये हमारे सवाल का सही आंसर था। मेरे ख्याल से ये पेपर आपका खत्म हो चुका है। तो ये था आज का पेपर, आपको कैसा लगा बताइएगा जरूर, और कोई समस्या हो तो हम आपको यहां भी मिल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएंगे और आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, फेसबुक पे भी मिल जाएंगे, जहां आपका मन हो वहां मिल जाएंगे। और अगर थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो हम आपको यहां भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा हो आप मुझे बताइएगा जरूर। कोई आपको और कोई कमी पूर्ति जो मैं पूरी कर सकता हूं तो वो भी बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।